क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मेरा जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। साथियों, हम लोग अभी सबसे बड़ा उदाहरण अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हमारे बीच में संतोष वर्मा साहब का देखने को मिले, क्योंकि आज प्रशासन के सर्वोच्च पद तक भेजने के बावजूद किस प्रकार से लोगों के अंदर हमारे समाज के प्रति जो मानसिकता है उसको स्पष्ट रूप से दर्शाती। तो बाबा साहब का जो संविधान जो समानता की बात करता है, जो बंधुत्व की बात करता है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। तो साथियों, अभी भी मौका है और ये हमारी अंतिम पीढ़ी है। यदि अगर हम लड़ लिए हमारे दुश्मनों से और अगर एक हो गए और अगर हम लोगों ने जीत हासिल कर लिए तो हमारा आने वाला भविष्य बचेगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ उनकी होगी, मेरी होगी। और जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे समय में जो लोग रहे थे भारत के, उसी तरह से शायद मुझे लगता है कि जो ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है, जो बुजुर्ग की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कानून की व्यवस्था की गुलाम हो और उसका जिम्मेदार रहेगा। तो ये जो बैठा हुआ युवा है ना, वो युवा जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि आज भी अगर एक दूसरे की कोई टांग खींचता है तो यहाँ बैठा हुआ युवा ही खींचता है। मैं कई चेहरे देख रहा हूँ जो रात दिन हर समय यहाँ रहते, लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम एक होकर नहीं लड़ते। साथियों, आज आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी स्कूल में देख लीजिए, किसी भी कॉलेज में देख लीजिए, किसी भी गाँव में देख लीजिए, आज अगर परेशान है तो वो आदिवासी दलित वर्ग का व्यक्ति परेशान है, उसका छात्र परेशान है। और हम करते क्या है, अगर कोई समाज का व्यक्ति अगर उसकी मदद करता है तो उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। जरा सोचिए साथियों, अगर वो समाज का काम कर रहा है और अगर समाज के छात्र की मदद कर रहा है और समाज की मदद कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है। तो ऐसे में हमें उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ जितने भी साथी बैठे, कोई किसी विधायक का बेटा नहीं होगा, कोई किसी कलेक्टर का बेटा नहीं होगा, कोई किसी मंत्री का बेटा नहीं होगा। अगर वो बेटा होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। हम सब परेशान है और अगर हमें हमारी समस्या का समाधान पाना है तो हम सब लोगों को एक बन के रहना पड़ेगा, तब जाकर हमारी सरकार सुनेगी, प्रशासन सुनेगी और हमारी समस्या का समाधान होगा। ये तो हम लगातार इसी तरह से टुकड़ों में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, लेकिन ना तो हम खुद उसका भला कर पाएंगे, ना ही समाज का भला कर पाएंगे। यदि अगर वाकई में समाज का भला करना है और वाकई में अगर महापुरुषों का हमारा महापुरुष मानते और अगर उनकी विचारधारा पर काम करते, तो जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने समाज को एक करने का काम करा, उसी तरह से हम युवाओं को भी प्रण लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन हम अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा सही रहेगी तो हम उसी विचारधारा के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन रहा और मैं जब भी किसी भी मंच पर जाता हूँ तो हमेशा मैं एकीकरण की बात करता हूँ, एकता की बात करता हूँ कि आप किसी व्यक्ति का सपोर्ट करें या विरोध करें, वो आपकी व्यक्तिगत मंशा हो सकती है, लेकिन अगर समाज की बात हो तो आज देखिए कि जब संतोष वर्मा साहब पर जब समाज के नाम से बात है तो ब्राह्मण जितने भी भाजपा कांग्रेस में या फिर अन्य सामाजिक संगठनों में भी बैठे थे, किस प्रकार से रोड पे आ गए हथियारों को लेके। और आज भी देख लीजिए इतने सारे, चाहे वो 35 SC के विधायक ले लीजिए, चाहे ST के 47 विधायक ले लीजिए, एक विधायक तक नहीं बोला, जबकि लगभग 83 विधायक बैठे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उसके बावजूद ऐसा रहेगी कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन है तो मनोवाद की विचारधारा के लोग हैं, तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे लड़ने का काम करें। आप सभी साथियों को पुनः जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। आप सब साथी हमेशा जब भी कोई समाज का काम होता है, समाज की जब बात आती है, तब हम लोग हर बार शुरुआत इसी क्रांतिकारी और इसी जगह से करते हैं। बात क्रांतिकारी व्यवहार करता हूँ, क्योंकि एक मुहिम और एक जो विचार यहाँ से मिलता है लोगों को, अक्सर हम आप सबने देखा होगा 24 घंटे यहाँ कोई ना कोई जरूर मौजूद रहता है। इंदौर में अनेकों चौराहे हैं, लेकिन अनेकों चौराहे पे हमेशा खाली पड़े रहते हैं, लेकिन घंटे बिल्कुल चौराहा ऐसा चौराहा है जहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई आपको नजर आएगा, भले रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या सुबह 6 बजे। ये हम सब आपको एक जागरूकता हमारे समाज में आ पाई है और ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन देखिए, कल
दुख की बात है कि हमारे समाज के कुछ तथाकथित लोग जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमने कहा किसी भी पार्टी में आप आगे जाओ, कम से कम समाज के नाम पे आगे जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब समाज की बात आती है पार्टी को साइड करके समाज के लिए आप बोलो, समाज के लिए काम करो। आप समाज के झंडे से आपको वो बुरा नहीं लगना चाहिए, समाज का झंडा आपको गलत नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन कल क्या हुआ था, कल हमारे बोलने के बावजूद परसों 2 दिन पहले हम लोग बोलते हैं, कल जानबूझकर ये झंडे हटा दिए गए थे। ये झंडे हटाना मतलब हमारे आत्मसम्मान, मान सम्मान और हमारे पुरखों के अस्तित्व को चोट पहुंचाने का निशान था। हम लोग पहले ही कह चुके हैं, हम पागल लोग हैं, पागल है इस गमछे के लिए और झंडे के लिए। हम मार भी देंगे, मर भी जाएंगे, दोनों काम कर लेंगे, लेकिन झंडे की कभी शान को खत्म नहीं होने देंगे। इस बात की जवाब समझते हैं वो लोग, झंडा निकाल देंगे, गमछे पे हाथ डाल देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आदिवासी लोग कमजोर नहीं है, भले वो अपना हो कि पराया हो। जब हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं क्या आपके मंदिरों में आपके झंडे लगे, हमको कोई तकलीफ है क्या? किसी को तकलीफ है क्या? नहीं है ना। हम नहीं बोलते ना हमारा झंडा लगाओ, भाई हमारे पुरुष है हमारा झंडा, और उसमें सबसे पहली स्थान हमारा तिरंगा रहता है, तिरंगे के नीचे हमारे झंडे रहते हैं। ये राष्ट्रभक्ति वाले लोग हम लोग हैं। ये दुख की बात है, और उनका साथ देने के लिए अपने तथाकथित लोग आते हैं। बार बार गलतियां दोहराई जाएगी तो अगली बार नहीं छोड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। मान सम्मान बोल के हम लोग बार बार समझा रहे हैं, ये बार बार समझाने में काम नहीं चलेगा। और जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब भी देंगे, लेकिन हम लोग समझाते हैं क्योंकि हमारा भाई है, भाई धोखा मत करो, सही बात है। तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए यार। सारे संगठन ले कह रहा हूँ, जो भी संगठन समाज के लिए काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, निकल तो रहा है घर से बाहर। 1.5 GB डाटा खत्म करके घर से निकलने वालों से अच्छा है कम से कम 50-100 रुपये का पेट्रोल जला के यहाँ पहुँच तो रहा है, बात वो बड़ी बात है। घर से निकलना बड़ी बात है। 8 ठंड में ठंड लगते लगते कोई 10 किलोमीटर से आएगा, कोई 2 किलोमीटर से भी आया होगा, कोई हो सकता है 1 किलोमीटर से भी आया ना यहाँ पे, वो बैठा है यहाँ पे, ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं कि वहाँ बस 1.5 GB डाटा 2 GB डाटा आजकल तो अनलिमिटेड मिलने लगा, खत्म करने लगा। भाई बुराई मत करो, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करो जो ताकत दिखा दे। वो ताकत देखना हो तो कल का ही दिन देख लेना था आपको लोगों को। रात को 8 बजे हम लोगों को पता चला, हम तो किसी यहाँ शहर से बाहर थे, 8 बजे हमको पता चला कि झंडे नहीं है। 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे का अल्टीमेटम, 13 घंटे के अंदर यहाँ झंडे लग गए और ताकत जो है इसकी है। बहुत बढ़िया। प्रशासन के लोग परेशान करते रहे, भाई भैया बोले झंडे को निकाल के ले गए, हम झंडे लगा देंगे, हमको झंडे दे दो। हमारे साथियों ने कहा हमारे पास झंडे निकाल के ले गए, वही लगाए या फिर आप कहीं से भी ला के लगाओ। लेकिन जब हम लोगों का दिमाग खराब हुआ, हम लोग यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर थे, हम लोग फिर भी कहा कि 7 बजे से पहले हम ड्राइवर पहुँच जाएंगे। सुबह 6:25 हम थे, जब नजर घुमा के देखा ना तो झंडे लगे हुए थे। ये ताकत का एहसास करवाते हैं, ये ताकत है जय की, ये ताकत है जय आदिवासी युवा शक्ति की, ताकत है इन युवाओं की। जिस ताकत को ये कमजोर समझने की कोशिश करते हैं, युवाओं ने साफ साफ चेतावनी दे दी थी, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सचिव हो, विधायक हो, झंडे नहीं लगे कार्यक्रम नहीं होगा। ये हमारे पुरखों का स्थान है, किसी के बाप का नहीं है। और जब हमारे पुरखों का स्थान होगा वहाँ हमारा झंडा लहराएगा, लहरा के ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता। आप भी जानते हो ये गाता स्थापित हुआ है, उस दिन से ये देश का झंडा यहाँ पर है। हम लोग लगातार तब से ये देश का झंडा लगा हुआ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ होती थी, पता चल गया। और आइंदा ऐसी हरकत कोई भी करने वाला तो करना मत। हम फिर बोल रहे हैं, झंडे के लिए हम बहुत पागल लोग हैं, उस झंडे के लिए हम संविधान को साइड में रख देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जो ब्रिटिश झंडे ने, गमछे ने, जय विचारधारा ने आज सब लोगों को, हम लोगों को बोलना सिखा दिया, आज लड़ना सिखा दिया। देखो आज हम लोग आज खुद को आदिवासी नहीं बोल पाते थे, घंटा के बिरसा मुंडा खाजा नायक, भीमा नायक को याद करवा के सबसे प्रेरणा केंद्र बनवा दिए। विचारधारा का नाम जय विचारधारा है भाई। और रही बात कि आप लोगों ने देखा कि कैसे जय छात्र संगठन का आंदोलन क्या हुआ, बता कितना करोड़ रुपए जय छात्र संगठन का जब आंदोलन था 11 नवंबर को, उसके बाद यहाँ के इंदौर के 36,000 बच्चों का
स्कॉलरशिप डली, और 36,000 बच्चे जब जरूरत थी तो आए थे। अब जरूरत खत्म हो गई, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये अकाउंट में डल गया। अब ना तो उनको समाज से मतलब, ना पुरखों से मतलब। अरे भाई और जरूरत पड़ेगी तुम आओ ना आओ, लेकिन देश तुम्हारे लिए, समाज के लिए हरदम खड़ा रहेगा, चाहे तुम कितनी भी गाली दो। लेकिन आप लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि जो संगठन, जो शक्ति आपके साथ खड़ी है, आपको अगर अधिकार दिला सकती, 36,000 बच्चों की स्कॉलरशिप दिलाकर 100 करोड़ रुपए दिला सकती है, तो विचारधारा कितनी बड़ी होगी। और जब आपको नौकरी की बात आएगी तब भी यही विचारधारा लड़ेगी। जब आपको अधिकारी बन जाओगे, आपको कोई प्रताड़ित करेगा, तब भी यही देश लड़ने आएगा। आप देखें, एक IAS जैसे अधिकारी जो बहुत ज्ञानी है, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि भाई जातिगत जो आरक्षण है वो जातिगत आरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए न दे दे, या संबंध यानी कि रिश्ता न बना ले, तब तक जो आरक्षण चल रहा है उसी आधार पर जारी रहना चाहिए। आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की हम लोग बात नहीं कर सकते। वो इसलिए दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अगर वो IAS बन गया तो फिर उसकी जाति नहीं बदलती, उसका जातिगत भेदभाव होता है। आप लोगों के सोचने की जरूरत तो सिर्फ IAS की बात नहीं है। इस देश में राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी, जो कि ये बनने नहीं देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता है। और सबसे ताजा उदाहरण देखना हो तो न्यायिक क्षेत्र में, जब सर्वोच्च न्यायालय में हमारे दलित समुदाय के व्यक्ति गवाई जी जब मुख्य न्यायाधीश बने, तो इन्हें सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था ने जूता फेंक कर मारा। वो इतिहास का काला दिन था। वो बताता है कि जातिवादी व्यवस्था और जातिगत जोड़ना इन लोगों के मन में आज भी भरी हुई है, जिन लोगों ने 3000 साल तक हमारा पर राज किया, जिन लोगों ने 3000 साल तक राज किया, 100% आरक्षण लेके बैठे थे, हमने कुछ नहीं बोला। आजादी के 75 साल में हम लोगों को कुछ आरक्षण मिलने लगा, कुत्ते की तरह भौंभौ करने लगे। कर रहे ना, कर नहीं कर रहे। और आज बात करते हैं आरक्षण की। अरे आर्थिक आधार पे आरक्षण हम भी कह रहे हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं आया है। जब तक पढ़ाई लिखाई की लाइन एक नहीं होती, जब तक समानता की लाइन एक नहीं होती, तब तक आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात अभी नहीं कर सकते। उसके लिए समय है। और ये आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं, हम तो आरक्षण भी खत्म कर देंगे, लेकिन वो व्यवस्था जब तक निर्माण न हो तब तक आरक्षण की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। नहीं तो ये लोग आज फिर हम लोगों पे पेशाब कर रहे हैं, कोई चप्पल चटवा रहा है, कोई मल पिला रहा है, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और फिर कुछ लोग कहते हैं क्या क्यों आरक्षण क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? तो मैंने कहा आरक्षण इसलिए खत्म नहीं होना चाहिए, हम लोग पढ़ लिख कर सुधर रहे हैं, सुधरने दो। हम सुधर रहे हैं, पढ़ने लिखने लगे, स्कूल जाने लगे, सुधरने लगे, तुम चैन से नींद सोने लगे हो। अगर आरक्षण खत्म कर दोगे तो हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या? जमीन बची नहीं, जीना है, मरता आदमी क्या नहीं करता। फिर घुसो तुम हमारे क्षेत्र में 5 बजे बाद, दिन डूबने के बाद, फिर बताते हैं तुमको आरक्षण क्या होता है। अभी जब आप चैन से सो रहे हो तो सो। और हम लोग भी चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और आदिवासियों को शिक्षा का अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि वो सुधरे। लेकिन अगर आप आरक्षण पे वार करोगे तो सीधी सी बात है, पूरी चेतावनी है। आपको शहरों में सही ढंग से सोना हो तो ये आरक्षण पर भोगना बंद कर दो, वरना हम लोग उधाड़े पटकने वाले लोग हैं। सीधी सी बात है भाई, गांव में कुछ बचेगा नहीं तो शहरों में आएंगे। दिन में तुम काम करो, रात को वहाँ पे ही नहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे फिर हम लोग? फिर बोलोगे ये चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। जब हम सुधर रहे तो सुधरने क्यों नहीं देते? क्या दिक्कत हो रही है? जब पढ़ लिख कर उसके बावजूद भी IAS बन जाता है, IPS बन जाता है। यहाँ तक कि जब मध्य प्रदेश से परीक्षा होती है, इसमें डिप्टी कलेक्टर बनने वाला, DSP बनने वाला, मैं बता देता हूँ, अधिकतर लोग PI बनने वाले अधिकतर लोग ये भी जाति व दुर्भावना का शिकार होते हैं। जितने भी हमारे लोग बने हुए, बताओ आदिवासी कलेक्टर कहाँ है? कलेक्टर कहाँ है? आदिवासी कलेक्टर कहाँ है? वो भी नहीं मिलेगा। सारे लोगों को लुक लाइन में, IPS बने तो लुक लाइन में बटालियन में भेज देते हैं। IAS बने, कलेक्टर बने तो वहाँ पर वल्लभ भवन ले जाकर क्या करते हैं, वो बाबू बना देते हैं। वही कर रहे हैं। PI बने उनको बटालियन में डाल दो।
उसमें DRP लाइन में डाल दो। तो हमारे लोग जो मेहनत करके इस पद तक पहुंचे हैं, उनकी सेवा तो आप ले ही नहीं रहे हो। वहाँ पे भी जो भावना आपकी भरी हुई, उनकी मानसिकता भरी हुई है, और आरक्षण पे भोगो करते हो। ये आरक्षण को बार बार बोलना बंद करो। और जो साथी जो लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कितने लोगों को बताओ? आरक्षण सिर्फ सरकारी संस्थानों में 2% में, 98% संस्था प्राइवेट है। उसमें भी हमारे आदिवासी समाज की कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी कंपनी है, कितनी बड़ी बड़ी मंडियां है, कितनी बिल्डिंग है, बताओ? कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वो आर्थिक आधार पर इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो आरक्षण को खत्म करे। पहला जब हमला हुआ था तो आरक्षण पे हमला हुआ EWS के नाम पर, EWS के नाम पर आरक्षण पे हमला हुआ। तो दूसरा हमला ये आर्थिक आधार पर करने वाले हैं। तो आप लोगों को तैयार रहना है कि ये व्यवस्था संविधान और आरक्षण को जब हमला होगा तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। और जब संतोष वर्मा जी की बात आई, संतोष वर्मा जी सीधे रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर दी। अब तो बनते बोलते रहते हम तो सब हिंदू है, भाई भाई है, जात पात की करो विदाई। संतोष वर्मा जी ने बेटी का क्या हाथ मांग लिया, सब जात पात निकल के बाहर आ गई। हुआ यही। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे, ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात करेंगे। और ये देश मनुवाद से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मनुवादों को यहाँ जब हम लोग बार बार कह रहे और कई बार हम लोगों ने कहा कि संविधान का पालन हो, लेकिन बार बार वो मनुवाद को बीच में लाकर हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। क्या संविधान में मौजूद जब आरक्षण और हमारे जो हक अधिकार है, 5वीं अनुसूची का अधिकार है, ग्राम सभा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उस अधिकार को आज तक लागू नहीं किया गया। बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। देश में धर्म निरपेक्ष जो देश है, यहाँ पर हर जात धर्म पंथ समुदाय के लोग निवास करते हैं, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जो नेता लोग हैं ये हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनको भी जूते मारने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा जातिवाद मिला कर रखा है। और हम अगर बात करने जाए तो उनको बुरा लग जाता है। संतोष वर्मा जी ने अपने बयान में एक भी कोई भी गलत शब्द नहीं कहा। उन्होंने बेटी दान का उपयोग किया, जो बेटी दान है कन्यादान का उपयोग यही ब्राह्मण लोग करते हैं, उसी शब्दों को उन्होंने कहा। अगर बेटी दान गलत है तो इतने दिनों से कन्यादान बोलने वाले भी गलत है, फिर उन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, वो भी गाली है। फिर संबंध का मतलब क्या, किसी संबंध का शारीरिक संबंध होता है? संबंध का मतलब वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध, दोस्ती भाईचारे का संबंध, दो लोगों के बीच का संबंध भी होता है। आपने संबंध को एक ही डायरेक्शन में डाल दिया। वो इसलिए उन्होंने करा क्योंकि उनकी नीयत में ये हवस भरी है, वो इस संबंध शब्द को उसी से जोड़ कर देखते हैं जो शारीरिक है। इसीलिए वो लोग ऐसी बात करते हैं कि उनकी नीयत में खोट है। और उनकी नीयत में खोट है, इसका उदाहरण क्या है? अभी रामभद्राचार्य ने कहा, क्या कहा कि वाइफ की डेफिनेशन समझाए और बोला कि ये महिलाएं एंजॉयमेंट की वस्तु है। तो एक भाई का मेरे पास फोन आया, वो भी कोई शर्मा जी थे। वो कहते हैं प्रमोद भाई, बोले कि मैंने कहा मेरे को बहुत ज्ञान दिया, बोले मैं रिसर्चर हूँ, मैं इतने बच्चों का भला करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत अच्छी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखा ब्राह्मण दोस्तों भी हमारे भी मित्र है, वो सब ब्राह्मण गलत थोड़ी है, कुछ ही लोग हैं जो गोबर खाने वाले हैं। तो उनको मैंने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से तो रामभद्राचार्य ने कहा वो सही है? तो बोले हाँ सही है। क्या बोले? हाँ सही है। बोला कैसे? तो बोले उन्होंने वाइफ की डेफिनेशन समझाई है, बोले, और धर्म पत्नी की डेफिनेशन समझाई। और मैं मेरी पत्नी को धर्म पत्नी बोलता हूँ, वाइफ नहीं बोलता हूँ, बोले। मतलब वो इतना ज्ञानी रिसर्चर आदमी, उसको हिंदी और इंग्लिश की मीनिंग ही नहीं पता। और ऐसे लोग हमको बोलते हैं अज्ञानी हो। तो मैंने फिर उससे कहा कि जब फॉर्म भरने जाते हो तो हिंदी के फॉर्म में धर्म पत्नी नहीं आता, पत्नी लिखा हुआ आता है। और जब इंग्लिश का फॉर्म भरोगे तो उसमें वाइफ लिखा आता है कि नहीं आता? बोले आता है। वो फॉर्म कभी भरा नहीं भरा? तो बोले भरा है। क्यों भरा भाई? सीधी सी बात। जब हम तर्क की बात करते हैं तो ये लोग बोलना जाते हैं, जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जब हम लाइव में देखते 4-5 लोग उनके, एंकर भी उनका ही, और मेरी आवाज़ कम कर देते। अब मैं जितना भी बोलूँ वहाँ सुना ही नहीं देता। अब मेरे को भी पता नहीं चलता कि क्या सामने स्क्रीन तो रहती नहीं, कैमरा रहता है। अब पता ही नहीं कौन बेटा क्या पता।
फिर भी अपन अपने हिसाब से तरीके से सामंजस्य बिठाने की हम अच्छी बात रखते हैं, संविधान तरीके से बात रखते हैं और बात लोगों तक पहुँच रही है, अच्छी बात है। उस लायक हम लोग बन गए एक स्थिति में जहाँ पर कांग्रेस भाजपा और ब्राह्मणवाद जो जिनकी व्यवस्था होती थी उसके बीच में आदिवासी के लिए स्पेस बना। और हम लोगों को आप लोग अपना काम करते हैं, आप लोग सब यूट्यूब पे अपना भी मीडिया खड़ा कीजिए, क्योंकि जब आप बात हमारे अधिकारों की बात आती है तो वो लोग हमारा समर्थन नहीं करते हैं। जब हम आरक्षण के योगदान की बात करते हैं तो वो लोग डिबेटों में दिखाना बंद कर देते हैं। तो हम लोगों को भी हमारा मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का, एक दूसरे से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई भाई की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा रिश्ता है, कोई किसी को नहीं जानता, सब दोस्त हैं भाई, लेकिन फिर भी आज सबसे ज्यादा रिश्ता अगर है तो समाज का रिश्ता, पारिवारिक लोगों को थोड़ा सा दूर रख देते हैं, लेकिन सामाजिक लोगों को ज्यादा पास में बिठा कर रखते हैं। यही तो हम लोग कर रहे हैं। और इसी संबंध में हम लोगों ने तय किया है कि आईएएस संतोष वर्मा जी को जिस प्रकार से गाली गलौज करके दी जा रही है और उसी के साथ आरक्षण और संविधान पर हमला किया जा रहा है, इसी एवज में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसा आंदोलन जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वो आंदोलन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की एकता के साथ होगा, क्योंकि संतोष वर्मा जी ने वो क्रांति लाकर खड़ी कर दी है कि SC, ST, OBC समाज एकजुट हो जाए और अब संविधान के हक अधिकारों को बचा ले। उस आंदोलन को हम लोग करने जा रहे हैं और इसी के लिए दिनांक 7 दिसंबर 2025 को हम लोगों ने भोपाल में एक वार्ता बुलाई है, जिसमें SC, ST, OBC संयुक्त रूप से उस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हम लोग आंदोलन की तारीख की घोषणा करने वाले हैं। क्योंकि बात आपके और हमारे सबके आत्मसम्मान की आ चुकी है। मुद्दा अब सिर्फ संतोष वर्मा जी ले रहे हैं, मुद्दा अब संविधान और आरक्षण हो चुका है। और संविधान और आरक्षण बचेगा तो आपको शिक्षा मिलेगी, संविधान और आरक्षण बचेगा तो आपको नौकरी मिलेगी, आपके बेगलग पदों को भरा जाएगा, आपको स्कॉलर मिलेगी। नहीं तो आरक्षण खत्म, बैठे रहो घर, संविधान खत्म, वो मुझसे रहेंगे अपने पे, वो मन खिलाते रहेंगे अपने को। जो लड़ने वाला होगा लड़ेगा और जो लड़ नहीं सकता है वो जुर्म मर जाएगा बेचारा। लेकिन ऐसी व्यवस्था वापस निर्मित न हो, संवैधानिक तरीके से सब लोगों को रहने की आज़ादी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो OBC का हो, माइनॉरिटी समाज का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबको समानता के साथ रहने की आज़ादी है और समानता के साथ रहना चाहिए। किसी में ऐसे सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। न हिंदू मुसलमान हो, न कोई आदिवासी दलित की लड़ाई हो, न कोई वर्ग की लड़ाई हो, की लड़ाई ना हो, सब भाईचारे के साथ रहे, यही हम लोग चाहते हैं। और उसी बात का संदेश आदिवासी समुदाय आज से नहीं सदियों से देता आया है। जो लोग कहते हैं डंडे में सिर्फ आदिवासी के लड़े थे, आपको बता दूं कि एक पंडित की बेटी की जब शादी नहीं हो रही थी तो उसके लिए सबसे पहले डंडे में दान हुआ था और कहा था कि तेरी शादी नहीं करवाऊंगा। उनके वंशजों के हम लोग रक्त के लोग हैं, आज हमको भाईचारा बना कर रखा। लेकिन जिन लोगों की सोच हमारे लोगों के प्रति पहले भी जब कहते थे सत्याग्रह को चोरों डाकू कहा जाता था, वही कहते थे वो तो देश का भला हो, समाज की विचारधारा का भला हो, विचारधारा ने आज दिया। नहीं तो चोरों डाकू थे और वही लोग आज हम लोगों को फिर वही कह रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है। वो बार बार हमारी औकात को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए औकात तो उनकी नहीं है जो हमारे घर पर भीख मांगने आते थे, आज उनके औकात की बात करने लगे। हमने उनको भीख दी, उनके पास जमीन नहीं थी तो रहने के 2 गज जमीन दी, उन्होंने 2 गज करके सारी हमारी जमीन लूट ली और आज हमारे सर पर लूट रहे हैं, हमारे लोगों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे ही संवैधानिक अधिकारों को छोड़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वरना जब हम इतिहास खोदने की बात होगी, मुफ्त से लेकर राखीगढ़ी तक, मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ हमारे पुरखों के अवशेष मिल जाएंगे। इस बात की गवाह है हम लोग। मैं मीडिया में भी सारी बातें खोल सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इनको डोल देंगे। ये बहुत ज्ञानी बनते हैं, हम लोगों को सब पता है, हम इतने कमजोर लोग नहीं है। जहाँ हमारे पुरखों के अवशेष गड़े हुए हैं, उस अवशेष से लेकर वर्तमान तक हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं करने देते हैं। लेकिन हम आप सब अभी इसमें जागरूक हो चुके हैं, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और आइए संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम
लोग जब भी आंदोलन की घोषणा करेंगे, हमारा टारगेट है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग भोपाल की धरती पर एकत्रित होंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोग, इस नेता के लोग क्या करते हैं, हमारे समाज को गाली देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को गाली देते हैं, संविधान को गाली देते हैं। इन लोगों को अगर आज अंदर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई, संतोष वर्मा साहब ने कोई गलत नहीं कहा था, लेकिन उनका जो हिंदू राष्ट्र वाला था, वो हिंदू राष्ट्र की बहुत रच रहे थे, उस लोगों के पोल खोल के रखते संतोष वर्मा साहब। ये अच्छा काम हो चुका है। और जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अरे पूरा हिंदू तो बाद में आया था, हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, हमारे लिए तो सारे धर्म हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो आदिवासी हिंदू राष्ट्र की यात्रा पूरे भारत में रखा जाएगा। बहुत जोश दे, और ये जोश किसी का भी जोश कम न हो। और हम लोग जब समाज और आत्मसम्मान की बात आती है, हम लोग ऐसे ही साथ खड़े होकर उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जैसे दूसरे भोपाल में होने वाले एक बड़े आंदोलन की, जिसमें हम लोग प्रमुख मुद्दा हमारा रहेगा, जिसमें आइए संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम लोग करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा 1 लाख पद प्रमोशन में आरक्षण। तीसरा 13% होल्ड जो ओबीसी का अटका हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग एक और मांग करेंगे कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी देना होगी। सीधी सी बात है, 10% लोग 90% को चलाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद में EWS भी ले लिया, मतलब आपके पास सब कुछ है, वो भी सरकारी संस्थाओं में पूरा। प्राइवेट संस्थानों में आप बोलते हो हिंदू हिंदू है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। बना हुआ दलित को शंकराचार्य, आदिवासी को शंकराचार्य, पिछड़ा वर्ग का एक शंकराचार्य, एक शंकराचार्य तुम्हारा। देश में 4 शंकराचार्य रहते हैं, इनके वेद के हिसाब से 4 शंकराचार्य में हिस्सा बांटो, तो पता चल जाएगा हिंदू की क्या बात होती है। बनाओ हमारे लोग लो, हाँ बोलो तुम्हारा भी ये ऐसी व्यवस्था मत करो, ये पाखंडवाद मत फैलाओ। अगर आपको बताना ही है कि सरकारों को ये चाहिए कि जिस प्रकार से चैनलों पे धार्मिक चीज़ों की जब कहानियाँ बताई जाती है, काल्पनिक कहानियाँ बताई जाती है, तो आपको जरूरत है कि भारत का संविधान भी टीवी पर दिखाया जाए, ताकि एक एक बच्चा एक एक धारा को समझे, अनुच्छेद को समझे और अपने अधिकारों की बात करे, तब समानता आएगी। इसको दिखाने की जरूरत है। और इसमें कहूँगा आज जो उसमें ज़्यादा समय ले लिया तो, लेकिन ये बात भी करना जरूरी थी, क्योंकि सारी बातों पे क्या होता है, कभी कभी मौका मिलता है कि इतना समय मिल पाता है, और आज इतना ज़्यादा समय हुआ भी नहीं थी। और मुझे हो सकता है कि मैं कुछ बातें नहीं जानता हूँ। आपका नारा है भारत देश हमारा है, जय जवाहर का नारा है भारत देश हमारा है, घंटा भी अमर रहे, अमर रहे।